और एक रो से दूसरी रो 7 फुट तक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ट्रैक्टर से खेती नहीं होती है, यहाँ टीलर से खेती होती है। टीलर का जो डाया है वो 3 फुट से ज्यादा नहीं होता है। तो हम अगर उस हिसाब से देखें तो 7 फुट तक एक रो से दूसरी रो में डिस्टेंस रख सकते हैं। एनी अदर? प्लांट का क्या डिस्टेंस चाहिए? प्लांट का ये बता रहे जी आप 4 फुट कर सकते हैं और रो के डिस्टेंस को आप जो हमारे 9 फुट है आप इसको 7 फुट नहीं, अभी कितना फीट चाहिए? अभी 3 फुट है जी। 4 चाहिए हमें 4 चाहिए। नहीं, ये बता रहे कि 4 ठीक रहेगा, आप 4 फुट पे जाओ। इस पे अगर आप और प्लांटेशन करते हैं और बीच वाला 7 बीच फीट वाला आपका ज्यादा, आप 7 फुट पे आ सकते हैं। हाँ जी, रीप्लांटेशन के लिए। या लेटर रीच दैट रोड। Yes, farmer have a letter. Can we bring farmer letter? आप थोड़े से पीछे हो जाओगे लोग, क्योंकि दिख तो रहा है ना सबको। आप भी थोड़ा पीछे चले जाएं, दूर चले जाएं थोड़ा सा, सभी लोग प्लीज। यहाँ पे जो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक जो, इसीलिए हमने थ्योरेटिकल सेशन रखा था कि काफी सारी चीजें होती हैं कि घर से जब फार्मर चलता है तो अपनी क्वायरी के साथ चलता है। और हमारे एसडीएम महोदय बाबूराम शर्मा जी होते थे, तो वो कहते थे कि पहले लोग जब घर से आया है, किराया खर्च के आया है, तो उनकी जरूर सुने। तो उसके लिए हमने आप लोगों को सुना और सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की। अभी भी आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिकल सेशन है, थोड़ा वीडियोग्राफी भी होगी, तो एक थोड़ा डिसिप्लिन वे से काम कर लेते हैं कि थर्ड पर्सन भी जो इस वीडियो को देखेगा तो वो उनको भी समझ आए कि क्या क्या चीजें थी। एक्सपर्ट सेंटर में रहेगा, फार्मर इस साइड और उस साइड रहेगी, डिसिप्लिन में रहेगा। यदि क्वेश्चन आवर भी रहेगा वो बेस्ट रहेगा। इसी तरह से तभी बोलो लाइन तक लंबी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हाँ, इनको लेटर देते सारी हैं, सारी लाइन पे ही रहे, इस तरह से बीच खाली रखे ताकि वीडियोग्राफी पूरी हो जाएगी। क्यों माइक यूज करेंगे हम बड़ी दूर, तो आप अपने पौधे को देखते रहे जहाँ जहाँ पौधा है, इस तरह से सारे जो है लाइन पे, यहाँ भी लाइन पे हो जाए प्लीज, खाली छोड़ दे बीच में, लाइन पे रहे। कॉपी पेन सारे निकाले। You can take help of this also. अब मैं क्वेश्चन वाइज शुरू करूंगा। हम कैनोपी में ऑर्चर्ड मैनेजमेंट पे आएंगे पहले, उसमें बात करेंगे। उनके बाद माइक है वो तो हो जाएगा उनका। तो सभी बागवान भाइयों फिर से एक बार नमस्कार, और सोनू जामता जी और रघुनाथ जामता जी का एक बार फिर से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे रोडू जुब्बल छुआरा क्षेत्र के बागवानों को मौका दिया है यहाँ पे सीइंग इज बिलीविंग, लर्निंग बाय डूइंग के लिए। हमारे साथ फॉरेन के एक्सपर्ट जैक ह्यूग्स है इस वक्त। जैक ह्यूग्स से हम जानना चाहेंगे कि M9 की खेती जो यहाँ पे सोनू जामता जी ने की है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट के चांसेस है और मोटी मोटी तौर पे क्या क्या चीजें M9 के बगीचे लगाने के लिए की जाएगी। तो जैक्स, यू एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड, हाउ इट इज मैनेज्ड और व्हाट इंप्रूवमेंट is to be done in this orchard or in other orchard, and what are the basics of orchard management and canopy management, please. Shall I use both mics? You have. Okay. You have. Okay. So this is a fine example of the development of an intensive planting in Himachal, and so you should be congratulated for the work you've done. Thank you. So what we are recommending is the Himachal spindle. So what, in working with on the project and with the horticulture department, we're trying to
understand the climate, understand the growing environment, and to grow a tree that is well adapted to Himachal. So we're looking at something that is a little bit different from a Dutch or an Italian type of tree, and we will see, seeing will be believing in terms of the results and the productivity. ग्रेट। जैक्सी कहते हैं कि हमने जब हिमाचल में जब 2016-17 में घूमे थे पूरा हिमाचल, उनके साथ डॉक्टर समीर सिंह राणा जी एज ए इंडियन एक्सपर्ट होते थे, तो वहां पे इन्होंने ये देखा कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कैंकर की प्रॉब्लम भी आती है अगर हम बेंडिंग ज्यादा करेंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए, यहाँ की टोपोग्राफी देखते हुए, इन्होंने डच और इटालियन को भी नहीं फॉलो किया, ना न्यूजीलैंड को फॉलो किया। तो यहाँ पे इसका नाम जो इस वक्त जो स्पिंडल है, ये पूरे के नीचे का नहीं किया है और ज्यादा ऊपर भी नहीं है, इसको हिमाचल स्पिंडल का नाम दिया। हिमाचल स्पिंडल जो है, जैक्स के ने इसकी नॉमेनक्लेचर किया था कि हिमाचल स्पिंडल। Things here. So first of all, we look at the height of the graft union, and we see that it is clear of the ground. Probably the minimum amount, but it is 2 to 3 inches above the ground. So that is crucial. It's essential that be done, and this has been done. You can show, you have a measuring tape. I have indeed. ये कह रहे हैं कि सबसे पहला ध्यान जब आप प्लांटेशन करते हैं तो आपका ग्राफ्ट यूनियन कम से कम ग्राउंड लेवल से 3 इंच कम से कम होना चाहिए। वैसे जो हमारी पीओपी है वहाँ 6 इंच हमारे डिलीशियस के लिए और 9 इंच गालास के लिए। तो इसका भी एक रोल है, अगर आपका ये ड्राफ्ट यूनियन दब जाता है तो इसका M9 का बिहेवियर 111 चेंज हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट है, प्लीज। So if the graft union was any closer to the soil, there's a high probability that the sign variety would develop roots, and then the tree would grow like a seedling, and you would lose all of the benefit of the clonal rootstock. जैसे पहले भी कह दिया था कि अगर हमारा जो ग्राफ्ट यूनियन है क्लोज टू सॉइल होगा, वहां पे अगर कहीं रूट सिस्टम डेवलप हो गए तो उससे क्या होगा कि जो ऊपर हमारी मेन वैरायटी है वो सीडलिंग की तरह बिहेवियर करना शुरू कर देगी, कैरेक्टर चेंज कर लेगी। The next thing we can point out is the height of the lowest branches, and we see that they are, just to read your tape, sir. Yes, 70 centimeters. 70, which again is probably the minimum. We would generally be a little bit higher than that, but again, for uniformity throughout this block, 70 centimeters is a good number. Often we see branches that are kept too low, and there's no benefit to that, and it is difficult to manage the trees. The branches can droop onto the ground. So this has again been done very well. ये कह रहे हैं कि पे सबसे सेकंड पॉइंट है, जो पहली ब्रांच निकल रही है वो 70 सेंटीमीटर जो है आपके गोडे से ऊपर तक हो, ताकि अगर हमारी उससे नीचे होगी तो वो सॉइल लेवल तक भी लग जाएगी, डिजीज प्रोन हो जाएगी और लाइट भी कम जाएगी। तो इसलिए पहली जो ब्रांच है लगभग 70 सेंटीमीटर ऊपर ग्राफ्ट यूनियन से निकालनी होगी, पहली ब्रांच। Question for you, sir. The age of these trees? Yeah. How many years have they been in the ground? 2 year, 2 months. Okay. This is 30. Yes. We have planted in them in March. 2019, Yes. No, those are these planted. Right? 2020, early Yes. 2020. Yes. He have got feather plant of Yes. 2 years Yes. and planted in 2020. Yes. And now he completed 2 years and this is the third year, third leaf. Yes. Third leaf. So the management of the crop load is excellent here, and we can calculate how many fruit these trees should carry by measuring the trunk diameter and using a factor of like 6 fruit per centimetre cross-sectional area, and just quickly measuring before and a quick count, the number of fruit here is just right on the money for a third leaf tree. So Yes, you and measure, the thinning has been yes. completed early, and to maximise the growth of the fruit, and equally importantly the canopy as well. Just to go, how you measure the diameter? Yeah, it's in my bag. Please. Oh, it's right here. ये जरूरी ये चीज है कि हमारा जो क्रॉप लोड है वो डायमीटर कितना, ट्रंक डायमीटर कितना और ब्रांच डायमीटर कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें कितने फ्रूट रखने हैं,
ये एक सीखने वाली चीज है, क्योंकि अगर इसने हैवी लोड किया तो जो प्लांट की ग्रोथ है रुक जाती है। So we measure standardized 20 centimeters above the graft union. So for me that's this distance. ग्राफ्ट यूनियन से 20 सेंटीमीटर ऊपर इन्होंने मेजर किया, कितना ट्रंक डायमीटर है, हाउ मच? So the diameter is 3 centimeters. 3 सेंटीमीटर डायमीटर है। So we have to think of our, back at school when we're calculating the area of a circle, which is pi r squared. Pi r square. Rana has a calculator. So the radius is half of 3, so 1.5. So इसमें एक पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैथ पढ़ते थे तो उस टाइम लगता तो राणा जी कैलकुलेट करेंगे कि 3 सेंटीमीटर इसका ट्रंक डायमीटर है तो कितने फ्रूट इसमें रखने हैं। So pi 3.3. Yes. 7.01. So pi is 7. yeah. 7. Yeah. It's a 7. So 3.14 times 1.5 times 1.5, about 7. So the factor for a young tree on clonal rootstock would be about 6 fruit per TCA. So 6 times 7 is 42. 42. So 42 फ्रूट इस पौधे के ऊपर होने चाहिए थे। अगर हम जल्दी से क्विक गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 and around 40. It's a good. Yeah. Well, actually, just to talk about that factor again, so 6 fruit per TCA is really when you are carrying closer to a full crop. So here you're about 5 fruit per TCA, it was about 35 fruit. So slightly less is important in the third leaf to get canopy growth and canopy ये development. थर्ड लीफ में है तो अगर जिस तरह से 42 फ्रूट कहा था अगर उससे नीचे है तो इसकी ग्रोथ फ्रूट की ट्री की ग्रोथ भी अच्छी होगी, तो हमारे को उस 42 से नीचे रखने थे। कुछ समझ आ गया, सबको समझ आया कैसे कैलकुलेट किया है? ये आ गया भाई, फंडा समझ आ गया। राणा जी प्लीज ये एलोबरेट करेंगे। 3 सेंटीमीटर नापा, 3 सेंटीमीटर तक कैसे ये पाई आर स्क्वायर होता था सर्कल का एरिया सर, सर्कल का एरिया वही लगाया। 3 सेंटीमीटर इसका डाया था, 1.5 सेंटीमीटर रह गया रेडियस, तो 3.14 गुणा 1.5 का स्क्वायर, ये आ गया 7 पॉइंट समथिंग। अब जो इसने बोला, इसने ये बोला कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया में 6 फ्रूट लगाने हैं। ये फैक्टर याद रखो, इसीलिए मैंने पूछा। हर बंदा ये क्वेश्चन पूछता है कि जी इस पेड़ में कितने फ्रूट हैं, ये क्या ठीक लगा है? तो उसका जवाब दिया आज इसने कि आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लीडर का, उससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके प्लांट में कितने फ्रूट्स आने हैं। और क्रॉस सेक्शनल ये चीज पकड़ी। देखो ये किसी ने नहीं बताया था अभी तक, कोई भी लाता था डिस्क देता है कि इस डिस्क से नापो और इस डिस्क पे इतने फ्रूट लगेंगे, यही करते आए ना जी। शुरुआत में हमने भी डिस्कें दी है लोगों को, शुरुआत में जब हमारा प्रोजेक्ट चला था। पर ये एक आम कोई भी लड़का जिसने 9वीं 10वीं का मैथ पढ़ा वो निकाल देगा कि मेरे फ्रूट्स कितने होने चाहिए, कितने पेड़ में। Okay, one more question. Can this is you have calculated 7 into 6 42 fruits. Can branch cross section area have an impact? This is a trunk cross section area. Yes. And a branch cross section. If this is the branch, and how much fruits in this branch, please? Yes. So that's another method. But the numbers are slightly different, so it's probably best to standardise on one or the other. But on a branch cross-sectional area, I think that the range is 3 to 4 fruit per branch cross-sectional area, as opposed to say 5 or 6 on the trunk. For a very young tree like this, with probably the trunk cross-sectional area is a better method. Yes. Yeah. ये कह रहे हैं कि पहला तो जो 20 सेंटीमीटर ऊपर से आपने ट्रंक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया 3 सेंटीमीटर, राणा जी ने उसको कैलकुलेट पाई 3.14 होता है, आर स्क्वायर 3 का आधा 1.5 मीटर 1.5 का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करके 7 निकला। 7 और ये 6 सेंटीमीटर पे जो इन्होंने कहा 7 6 42
ये फ्रूट हुआ, तो इससे ये बेटर मेथड है कि आपको कैलकुलेट करने का। फिर एक और है कि ट्रंक ब्रांच क्रॉस सेक्शन एरिया, ब्रांच क्रॉस सेक्शन एरिया में 3 फ्रूट, फैक्टर आधा हो जाएगा ब्रांच में अगर जैसे सेंटीमीटर ये अभी कैन यू मेजर दिस वन, Sure. This branch is very small. एनी दिस वन, Yeah. दिस वन, Yeah. दिस वन। एक ब्रांच को मेजर करवा रहे हैं, कितना डाया इसका? That's 1.3. 1.3 का आधा Half of that. वो आर होगा, और 3.14 से मल्टीप्लाई करना। मेरे ख्याल में आप समझ गए इधर को, है ना? 3.14 गुना आर का स्क्वायर कितना हुआ? प्रोबेबली 4 So 0.38 0.38 मल्टीप्लाई बाय 3, यही ना? मल्टीप्लाई बाय 3 फ्रूट कितना आया? एक So I think the branch is really 1 or 2? The branch is too small. Yeah. कर दिया 1 और 2 फ्रूट जो है इस ब्रांच में होने चाहिए थे। तो इसका मतलब we have how many branches we can kept in this tree? Yes. So for the Himachal spindle, our target is for a young tree to have 8 or 9 branches for every meter of trunk. Yes, please. ब्रांच का है और वो 1 मीटर के अंदर 8-9 ब्रांचेस, मीटर देख लो। तो क्या इन्होंने 8-9 ब्रांचेस रखी है? हाँ, यस। 1 मीटर में 8-9 कितनी ब्रांचेस है, गिन लो। So there's a meter to there, and the number of branches we have is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, about 8. So again, this is a thumb rule. So we have development of branches in the year. Possibly they aren't required because they're going to be surplus and over our target of 8 or 9. And then the tree is still young and yet to develop branches further up. We can see that notching has been done, and in most cases has been successful in promoting new shoots, which is great. Rana, could you tell us the timing and how you've done this? You guys? ही इज द बेटर मैन टू टेल इट। Okay. नॉचिंग कब की है ये ये पूछ रहे लॉन्चिंग की है सर, ये लगभग 25 फरवरी की है, 30 फरवरी के बीच में। इसमें पीजीआर यूज हुआ, प्रोमोलिन साथ में इसमें 100 ml में 25 ml जूस में प्रोमोलिन डालना है। इसका टाइमिंग 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच। स्प्रिंग Yes. सबसे पहले मैं इनका आंसर देना चाहूंगा कि थर्ड स्टेप इनका था कि कितनी ब्रांचेस 1 मीटर के अंदर रखनी है। 8 से 9 ब्रांचेस, ये थंब रूल है। उससे 1-2% ऊपर नीचे होगा तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि यंग ट्रीज है, उस हिसाब से भी रख सकते हैं। तो मोटा मोटा यस। ये क्वेश्चन लगातार आता है कि कितनी ब्रांचेस रखें, और ये हर ट्रेनिंग में बताते हैं कि इतनी रखें, पर नॉर्मली कई बार क्या होता है कि हम 10 लोगों से ये सवाल पूछते हैं और 10 कोई 8 बोलेगा, कोई 12 बोलेगा, तो पकड़ के रखो कि उन्हीं 8-9 ब्रांचेस को मोटा भी करना है बाद में। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, फ्रूट लोड उतना बढ़ा सकते हैं बाद में। तो ये पॉइंट क्लियर है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, नोचिंग टाइम। नोचिंग टाइम इन्होंने कहा है कि जो नॉचिंग की है जस्ट जब आपका स्प्रिंग पत्तियां शुरू हो जाती है उससे पहले। जस्ट ये नहीं कि दिसंबर में दे दिया, फिर मार्च देना फरवरी मार्च में। प्लीज। I have a question. Yes. Actually, I want to know that if the branch is thinner, do we get more size or more good quality fruit, or we get better fruit on thicker branch? Yeah, thicker branches will produce bigger fruit and more fruit. Yes. मोटी ब्रांच ज्यादा फ्रूट। Yes. पानी की नाली में जितना ज्यादा पानी होगा उतना आएगा। नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा क्वालिटी पतले पे होगी, मैं वही जानना चाहता हूँ। पतले का कंसेप्ट क्या है सोनू भाई, जो प्रूनर्स करते हैं, तो आई थिंक हिज क्वेश्चन रिलेट्स टू whether the weaker branches would bear more fruit, because in pruning time we often prune back to weaker branches to get the spurs bearing। तो उस टाइम हम वीकर की जो बात करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमारे स्पर फॉर्मेशन को जा पाए, जो वो कंफ्यूज हो रहे हैं। अदरवाइज जितना ज़्यादा उस डंडी का डाया होगा उतना ज़्यादा ही उसमें भोजन मिलने का टाइम मिलेगा, और उतना ज़्यादा भोजन मिलेगा। तो फ्रूट सेट तो वहाँ ज़्यादा लेके, जो पतला है उसमें आएगा भी कम, देगा भी कम, पर यह है कि पीछे वो स्पर इंडक्शन देना शुरू करेगा।
ऐसा देखा गया है कि पतली ब्रांच जैसे आप देख ही रहे हैं इसको, इसमें जो क्या होता है फ्रूट स्पर डेवलपमेंट अच्छी होती है एज कम्पेयर टू मोटी। आप मोटी देखेंगे तो इसमें थोड़ी वीकर ब्रांचेस में अच्छी ठीक कह रहे हैं, इसमें थोड़ी क्या पर ज्यादा बनेगा वीकर। ट्रंक के आधे से ज़्यादा मोटी ब्रांच नहीं हमें चाहिए इसमें, वो रिमूव करनी पड़ती है और फिर वीकर को आगे ले जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप Okay, so talking about how to manage the branches and spur formation. यस So M9 is making this tree very fruitful and inducing the production of lots of spurs. And you said yourself earlier, sir, that you had to remove fruit from the vertical leader of the tree. So even the young wood and the upright wood is developing spurs and setting fruit. So I don't think there's any issue or problem with the development of spurs that's going to happen. If anything, over time this tree might develop too many spurs and want to set too much fruit. So branch bending, sure, it's essential for strong branches, and it has been done perfectly here. which is the right time for bending? There's a very wide window for bending. It can be done really from now all the way through to a month before leaf fall. So there's many months for bending, and later in the season I think is generally better than earlier, but there's no limitation really to when. नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भी काफी सालों से बेंडिंग की तरफ गए हैं सभी फार्मर्स, तो सबके मन में ये क्वेश्चन होगा कि कब बेंडिंग का राइट टाइम। ये कहते हैं कि लिमिटेशन कोई नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी लगता है टहनी जो है अपराइट की तरफ से, तभी आप बेंडिंग शुरू कर दें। लेटर स्टेज में ठीक रहेगी। लेटर स्टेज में जो जब आपका सैप डाउनवर्ड फ्लो शुरू होगा उस टाइम अगर बेंडिंग करते हैं तो उसमें शूट्स जो है ज्यादा निकलने की कोशिश नहीं करता है, तो शूट कम निकलते हैं। So our recommendation for the management of the branches is not to shorten them back, not to head them, and to allow them to, with the weight of fruit, to come down into a pendant position. And we're quite happy for a branch like this to become fairly long and get thicker, and then to be able to carry, when it's this length, it could carry 10 fruit, no problem. ये नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि इस तकनीकी में आपको हेडबैक देने की जरूरत नहीं है, जो भी टहनी आपकी फ्रूट ले रही है उसको बेंड करना है सिर्फ नीचे को, ताकि उसमें स्पर फॉर्मेशन ज्यादा हो, इसमें हेडबैक नहीं होगा। So if we're wanting to develop the length of the branch, we would tend to remove the terminal fruit on the end of the branch to encourage stronger growth from the terminal bud. So that's a choice that we can make. ये यहाँ देख रहे हैं कि इन्होंने टर्मिनल पे फ्रूट्स लिए हैं लास्ट में, ये बोले हम इसको अवॉइड करते हैं ताकि यहाँ पे ग्रोथ भी रहे, हैबिट रहे, और पीछे को जो है फिर स्पार्क फॉर्मेशन तभी होगी, तो टर्मिनल पे फ्रूट ना ले। देखो इन्होंने बोला हेडबैक नहीं लेना, हेडबैक नहीं लेंगे तो हमारे यहाँ तो रेगुलर सिस्टम है कि हम हेडबैक लेते हैं, जब नए प्लांट्स आते हैं तभी हम हेडबैक लेते हैं, जब वो नए प्लांट्स आते हैं। अब अगर आपने हेडबैक ना लेके पीछे की ग्रोथ कंट्रोल करनी है तो टर्मिनल फ्रूट रखो, और अगर आपके टर्मिनल पे फ्रूट लग गया है लेकिन आप चाहते हो कि उधर आपने ग्रोथ निकालनी है तो वो फ्रूट निकालो, ग्रोथ लेनी है तो फ्रूट को हटा दो, पीछे को स्पर बनाने हैं तो उस फ्रूट को टंगे रहने दो। ये क्लाइमेटिक चीज है, जैसे इनका तो समुद्र किनारे फार्मिंग होती है। यहाँ राणा जी ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास हम एक तो जबरदस्ती की फार्मिंग कर रहे हैं, तो यहाँ क्लाइमेट कंडीशन दूसरा है, तो यहाँ ये चीज देखते हुए सोनू जी ने रखे होंगे कि ताकि यहाँ पे ग्रोथ आगे वाली चाहिए नहीं है तो कम हो। चेक हो जाएंगे। So, yeah, the New Zealand approach is, as I said, a little bit different from the Dutch or the Italian. And from our perspective, the Dutch and the Italians are going to Click do pruning. They believe on click pruning. But
I asked the question why. We already see in Himachal you are developing lots of spurs and you have lots of fruiting capacity. So you don't, in my mind, need to click prune to increase your precocity. You already have lots of precocity. So you want to, in my mind, not click prune, but just encourage the growth of the canopy. By growing the canopy, you will increase the productivity of the orchard. ये एक्चुअली अगर डच का कहते हैं कि इटालियन है या हमारे जो न्यूजीलैंड के अलावा जहाँ पे भी फार्मिंग होती है वहाँ पे हमारी तरह क्लिक प्रूनिंग होती है। तो ये बोलते हैं, उनसे भी क्वेश्चन करते हैं कि वाई वी नीड क्लिक प्रूनिंग। जब अगर क्लिक करोगे तो नेचुरली फिर से उतनी यहाँ से काटा फिर से शूट उतना ही निकलेगा। तो जो एनर्जी पहले ही आप ने रखी है उसको संभाल के रखें और क्लिक प्रूनिंग ना करें। ये है। लोगों को बताना चाहूँगा जो भी यहाँ पे आए, ये जो मेरा ऑर्चर्ड है यहाँ मैंने कोई भी क्लिक प्रूनिंग नहीं की है। जिस तरह लोग बताते हैं कि आपको क्लिक करेंगे तब ही आपकी जो बर्ड फॉर्मेशन होगी, ये मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस की। मैंने कहीं क्लिक नहीं किया है, मैंने क्लिक वहीं ही किया है जहाँ से जो आपको ग्रोथ चाहिए। तो आप देखिए बहुत ही बढ़िया यही चीज देखने की है कि जैक्स भी ये कहता है कि नो नीड ऑफ क्लिक प्रूनिंग की जरूरत नहीं है, और सोनू जी ने ये करके देखा है, यहाँ क्लिक की जरूरत ही नहीं पड़ी है। जहाँ आप क्लिक करेंगे वहाँ से आपके 2 शूट निकल के आएगा मैक्सिमम, और जो बर्ड होगा आपका नजदीक। यहाँ बाई चांस यहाँ के देखो शूट्स निकल रहे हैं, तो 2 शूट्स निकल रहे हैं यहाँ पे, क्यों क्लिक हुआ? ग्रोथ तो आएगी इसमें, ग्रोथ इसमें आएगी। फिर भी अगर आपसे क्लिक ना भी करो, देखो हल्की ग्रोथ आएगी, पर ये जो रोकेगी आपकी एनर्जी और पीछे आइस बस्ट कर देगी और बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको क्लिक आप वहीं करें जहाँ जो अपनी प्रैक्टिस जहाँ ग्रोथ की जरूरत है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। So yeah, I would say put the secateurs away. Yes. Let the tree grow. कैंची अपने साथ ही होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं कि ट्री को अपने हिसाब से ग्रो होने दो। तो इनके जो न्यूजीलैंडर्स हैं ये